जय हिंद दोस्तों, मैं मेजर गौरव आर्या आपके सामने लेकर आया हूं एक खास पेशकश। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन अक्सर आप इनको देखते होंगे टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे बात करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो लीगल चीजें हैं, जो कि कानून से संबंधित हैं, उनके ऊपर बात करते आप इनको देखते होंगे। लेकिन मुझे ये बात वाजे तौर पे पता है, मुझे बात पता है कि इनका बहुत, जिसको कीन एक स्ट्रेटेजिक माइंड है। ये आर्मीज, फॉरेन अफेयर्स किस तरीके से चलते हैं, लोग किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, शय और मात की, चेस की, जो दुनिया के चेस बोर्ड पे खेला जा रहा है, शतरंज के, जिसको कहते हैं कि शतरंज की टेबल पे खेला जा रहा है, मोहरे किस तरीके से चलते हैं, वो डॉक्टर स्वामी बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। और बात किस मौजू पे, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे? बात इस पे कि 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक करा था, कश्मीर के ऊपर अटैक करा था 1947 पे, और 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था कि भारत में कश्मीर का विलय हो जाए। उसके बाद भारतीय सेना वहां पे गई और उसके बाद युद्ध हुआ, सबसे बड़ा युद्ध आजादी के बाद 1947-48 में हुआ था, 47-48 में। उसके बारे में हम डॉक्टर स्वामी से आज बात करेंगे। सर जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। सर मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर कि दुनिया जानती है ब्लैक डे यानी काला दिवस मनाया जा रहा है 22 अक्टूबर। ये पाकिस्तान के मन में क्या मंशा रहती है सर कि इरेगुलर्स जो होते हैं, जो आर्मी नहीं होती या टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, गुरिल्लाज होते हैं, उनके साथ पाकिस्तान का पुराना एक रिश्ता रहा है और लगातार इंडिया को अटैक करता आया है पाकिस्तान। और जैसा कि हमने देखा 1947 में वो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, जो पॉलिटिकल विल थी, वो भी लार्जली मिसिंग थी सर। हम यूनाइटेड नेशंस चले गए और अपने लिए मामले बिगाड़ दिए। जरा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए डॉक्टर स्वामी। इसमें ये जो पाकिस्तान कर रही है वो स्वाभाविक है, उनकी जो नेचर उसको जिसको कहते हैं, उनका स्वभाव के अनुसार है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की चरित्र बदल नहीं सकती। तो सवाल यह है कि हम लोग क्या करते हैं। हम एक जमाना था कि हमारे जो गुजरात के और महाराष्ट्र के राजाएं थे और राजस्थान के राजा थे, तीनों इकट्ठे होकर जो सबसे खतरनाक फौज थी वो था उमर का जो खलीफेट, जो यूरोप में जाकर स्पेन तक कब्जा करके आए थे। उन्होंने ऐलान किया, उमर ने ऐलान किया कि अब हिंदुस्तान की बारी है। वो और हमारे 3 राजाओं ने इकट्ठे होकर जाकर सिंध में उनकी जो सेना आई थी उनको पूरा ध्वस्त कर दिया था। मुगल के ऐलान करने वाले लोग हैं, परंतु सबूत नहीं है कि हमारे जो राजाओं महाराजाओं का आज भी यानी वारिस है। जयपुर का, उदयपुर का, चोला का, जहीं भी जाओ जहाँ राजाएं थे उनके वारिस आज दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि हमने उनकी अवमान्य किया है हमारे संविधान में। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की खून में ये है। और ये पहले सोचते थे हम हसद के लिया पाकिस्तान लड़ लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। अब ऐसा नहीं हो रहा है, कितने बार पिटे। सर जब हम बात करते हैं भारतीय रिस्पॉन्स की, जिस तरीके से सरदार पटेल ने हैदराबाद के ऊपर, सर, ऑपरेशन पोलो, कौन नहीं जानता सर, एवरीबडी नोज, सब जानते हैं इसके बारे में। और भी जगह हुआ सर। कश्मीर में हमसे क्या चूक हो गई कि कश्मीर में हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे रह गए, सोचते रह गए, ठीक है महाराजा को थोड़ा सा टाइम दो, वो सोचेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने तो सर, पाकिस्तान बनने के 9 हफ्ते के अंदर उसने अटैक कर दिया था सर। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 22 अक्टूबर को पाकिस्तान अटैक कर चुका था कश्मीर के ऊपर। तो हमारी तरफ से क्या ढिलाई रही राजनीतिक स्तर पे कि हम लोग वो एक्शन नहीं ले पाए जो बाकी देश में हमने एक्शन लिया? जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तो उन्होंने 2 टुकड़ा भारत का किया जो उनके अधीन था, प्रत्यक्ष रूप से अधीन था। हाँ, और उसमें उन्होंने कहा, उनके पार्लियामेंट में जब उन्होंने वो विधायक लाए थे पास करने के लिए, उन्होंने कहा कि हम एक मुस्लिम शासित देश और एक हिंदू शासित देश बनाएंगे। तो पहला गलती हमने किया कि जो अंबेडकर ने सलाह दी थी कि अब सारे मुसलमानों को वहाँ भेज दो और वहाँ के हिंदुओं को यहाँ लाओ, क्योंकि हिंदू शासित और मुस्लिम शासित बना रहे हैं। लेकिन हमारे लोग, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम सेक्युलर बनने चाहते हैं, तो
जो मुसलमान रहने चाहते हैं रह सकता है। तो वहाँ से शुरू हुई मामला। फिर अंग्रेजों ने एक और चालाकी की, वो तो नहीं चाहते थे हमारी भारत एक शक्तिशाली एक अखंड रूप में उभरे। उन्होंने जो 600 राजाएं थे जिनको उन्होंने दबा करके अपने कब्जा में नहीं, कब्जा नहीं, उनकी नियंत्रण में रखी, जैसे मैसूर का, कश्मीर का, हैदराबाद का, ये सारे राजाओं महाराजाओं को, नवाबों को उन्होंने मुक्त कर दिया और कह दिया कि वो अब आप स्वाधीन देश हो। और यदि आपको किसी पाकिस्तान से विलय करना है या हिंदुस्तान से विलय करना या स्वाधीन रहना है, तो फिर आप एक जो 1935 में एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाई थी ब्रिटिश ने हमारे लिए, उसमें लिखा था कि ब्रिटिश राज में किसी को विलय करना, किसी राजा को, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को दस्तखत करनी है। उसमें पार्लियामेंट में जब ये भारत की विभाजन की बात चल रही थी, उन्होंने एक और धारा जोड़ दी उसमें कि यदि वो तटस्थ रहने चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये 600 राजा महाराजाओं को और नवाबों को कहा गया कि आप तय करिए और आपको जनता की राय पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये भी लिखा है उस 1935 की संविधान में कि जनता की राय के पूछे बिना राजा या महाराजा नवाब की एक दस्तखत से विलय हो सकता है ब्रिटिश इंडिया में। अब ब्रिटिश इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान ने तो कहा कि पाकिस्तान के साथ विलय कर सकते हो या हिंदुस्तान के साथ विलय कर सकते हो या स्वाधीन रह सकते हो। सरदार पटेल ने एक एक राजा को बुलाया, किसी को साम, किसी को धाम, किसी को भेद, किसी को दंड, उस करके उन्होंने 500 को विलय करा दिया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कम से कम एक को तो मेरा छोड़ दो, ये मेरी वारिस की मैं उनका वारिस हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, पता है नहीं है कि वो है कि नहीं, मैं कश्मीरी जरूर हूँ क्योंकि मेरा गोत्र काश्यप है और काश्यप ऋषि ने ही कश्मीर पैदा किया, तो इसके माने हम उनके वारिस हैं, तो कश्मीर हम ज़्यादा कश्मीरी हैं। और सरदार जवाहरलाल नेहरू थे नहीं थे उसमें मैं नहीं जाऊँगा, परंतु उन्होंने ये कहा कि मैं ये मैनेज करूँगा। तब वो ये बोलने लगे कि इसको स्वाधीन रखें, इसको अब्दुल्ला को आगे बढ़ाएं, ये सारी बातें चली। इस बीच में पाकिस्तान का जो संयम था वो टूट गया। उसने रजाकर जैसे उन्होंने प्लेन क्लोथ्स में उन्होंने फौज भेजी, तो ये राजा घबरा गया। तो उस समय आरएसएस के चीफ थे गुरु गोलवालकर, उनको सरदार पटेल ने भेजा, उसको जाकर बोलो कि तुम तो खत्म हो रहे हो और बात करनी है तो दिल्ली आओ। तो वो दिल्ली आया। दिल्ली में उसने कहा कि सेना भेज दो, ये वहाँ हमारे बहुत पास आ गए, हमारे बिल्कुल कुपवार ऐसे जगह में पहुँच गए और श्रीनगर आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि दस्तखत करो। तो राजा ने दस्तखत किया कि मैं विलय कर रहा हूँ कश्मीर को हिंदुस्तान में। ये ऐसा हमारी हुई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू किसी को बताए बिना, कैबिनेट को बताए बिना, सरदार पटेल को बताए बिना चले गए यूएन में, कहा कि ये युद्ध को रोको, सीज फायर कराओ। और यूएन ने नेचुरली, यूएन में ऐसे भी चिड़े हुए थे क्योंकि अमेरिका चिड़ा हुआ था क्योंकि हम लोग चाइना का साइड ले रहे थे, जो कम्युनिस्ट चाइना बनी थी उस समय, और रशिया की साइड ले रहे थे। तो उन्होंने फिर एक गोलमोल एक प्रस्ताव पास किया कि दोनों रोको, हिंदुस्तान पाकिस्तान सारा फौज वापस लो, हिंदुस्तान का सारा फौज नहीं परंतु 90% ले लें, बाकी को कानून व्यवस्था के लिए रखें। तो इस प्रकार से वो यूएन की आई, परंतु पाकिस्तान ने सेना वापस नहीं लिया। मेरा अगला सवाल सर दो भागों में है। पहला, ये जवाहरलाल नेहरू जी गए क्यों यूएन? क्योंकि हम लोग, हमारी जो आर्मी थी वो तो पुशबैक कर रही थी, जो रेडर्स थे, जो कबायली थे या फिर जो पाकिस्तानी आर्मी थी, हम लोग पुशबैक कर रहे थे सर। बिल्कुल सर, पूरा ये पुंछ वाला एरिया जो आप वेस्टर्न, अगर मैं उसको वेस्टर्न जम्मू वाला साइड बोलूं, उस तरफ हम लोगों ने पुश करना शुरू कर दिया था, कश्मीर में पुश करना शुरू कर दिया था, लद्दाख में पुश करना शुरू कर दिया था। पहली चीज सर। दूसरी बात, ये गए क्यों? और आज तक अगर आप सर नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे सर, और आप गए भी हैं,
आप नेशनल वॉर मेमोरियल में देखेंगे सर, कितने लोग कितने हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए बिकॉज, अब मैं क्या बोलूं सर कि व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज टू बी अ लीडर, अब मेरे पास और कोई शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए। लीडर नहीं है। क्यों हुआ सर? मैं लीडर से वंचित होना या लीडरशिप को ना कहना ये नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी देश की मूलभूत हित के विरुद्ध में करता है उसको, उसके लिए और कोई शब्द है। लीडर नहीं बनने चाहता नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि वो एडविना माउंटबैटन ने कह दिया तुम वर्ल्ड लीडर बन जाओगे। आज भी ये मोह कई नेताओं को होती है प्रधानमंत्री बनने के बाद कि हम वर्ल्ड लीडर बन गए। वर्ल्ड लीडर कुछ होता नहीं है। तुम्हारे देश के लीडर बनोगे तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड लीडर बनोगे। कभी वर्ल्ड लीडर बन के देश के लीडर नहीं बन सकते हो। और पाकिस्तान ने फौज हटाया नहीं तो प्लेबिसाइट नहीं हुई, तो ऐसे ही टांगते रहा। और कश्मीर को की अकेलापन के लिए भी बल मिल रही थी। तो ये तो सारे कांग्रेस पार्टी जो चुप रही थी इसमें, सरदार पटेल तो मर गए थे 1950 में, कोई नहीं था चैलेंज करने के लिए। सर 1994 में एक इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सर, उसके बारे में जरा आप संक्षिप्त में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो क्या है, वो रेजोल्यूशन क्या कहता है। और मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट से देख रहा हूं कि सर ये दिस इज समथिंग विच यू वांट टू स्पीक ऑन, आप इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं और ये क्यों जरूरी है भारत के लिए सर 1994 पार्लियामेंट रेजोल्यूशन? बहुत इम्पोर्टेंट। मैं उस समय मिनिस्टर रैंक पोजीशन में था नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में। मैं जनता पार्टी का अध्यक्ष था जी। और उसने कहा कि आप हमें सलाह दे सकते हैं तो इसीलिए मैं आपको मिनिस्टर बनाना चाहता हूं। तो एक उन्होंने मिनिस्टर रैंक पोजीशन मुझे दिया था। तब मुझे पता है अंदर से, नरसिम्हा राव ने कहा कि हमें ऐसा कभी नहीं भविष्य में जो नेहरू ने किया कभी होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि एक प्रस्ताव पास करूंगा और सबसे बात करके इसको सर्वसम्मति से करूंगा, और कोई तैयार नहीं होगा तो फिर मैं कहूँगा कि पब्लिक में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। और धीरे धीरे उन्होंने 2 महीने के मेहनत से एक प्रस्ताव तैयार की कि हम वचन लेते हैं, यह पार्लियामेंट का है, हम वचन लेते हैं, हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा फिर बाद राज्यसभा, ये वचन लेते हैं कि जब तक एक एक इंच भारत का वापस नहीं आएगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। We shall not rest till every inch of Indian territory is returned back to India. तो ये हमने रेजोल्यूशन पाया हुआ है। ये कश्मीर के लिए भी लागू होती है, अक्साई चीन के लिए भी लागू होती है। हर इंच के लिए हमारी जो भारत अखंड भारत थी उसके लिए है, जिसको हमने मजबूरी से मूर्खता से मान ली। जैसे वो विभाजन पार्टीशन जो हुआ भारत का, वो तो अलग बात है, वो तो हमने उसका हमारा कमिटमेंट है, उसको हम बदल नहीं सकते जब तक पाकिस्तान ऐसे कोई काम करें जिससे हम दुनिया को समझा सकते हैं। और चाइना का भी जो अभी घुस के बैठे हैं उनको निकालने के लिए हमारी कोई भी सरकार हो समझौता नहीं कर सकती, नया सीमा लाइन खींच नहीं सकती कि अच्छा आप ही बहुत सालों से रहे हैं तो ये तुम्हारा ये जो हम हैं हमारा ये नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बड़ा योगदान था नरसिम्हा राव का, और ये सब पर बंधन है क्योंकि सर्वसम्मति से दोनों पार्लियामेंट में ये पास हुई थी, लोगों को पता ही नहीं है। सर अभी हाल फिलहाल में कश्मीर में जब से ये महबूबा मुफ्ती बाहर आई हैं तो फिर से ये गुपकार ग्रुप और गुपकार गैंग और गुपकार डिक्लेरेशन इसने फिर जोर पकड़ लिया है। तो 2 चीज़ें हुई सर, एक विवादित बयान फारूक अब्दुल्ला का और दूसरा महबूबा मुफ्ती का कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग झंडा वापस नहीं करेंगे तब तक हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। मैंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तिरंगा उठाएं ना उठाएं, द ट्राइकलर शुड नॉट बी टच्ड बाय हैंड्स टार्निश्ड बाय ट्रीजन सर। हम चाहते ही नहीं वो तिरंगा उठाएं सर, शी इज नॉट फिट फॉर इट। इसके ऊपर आपके कमेंट चाहिए सर मुझे। देखिए, मैं तो जानता हूँ जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो सैफुद्दीन सोज की जो बिटिया थी वो उसकी उन्होंने हड़प कर लिया था, किडनैप कर लिया था JKLF। तो बहुत रोए सैफुद्दीन सोज और चंद्रशेखर और राजीव गांधी भी मुझसे उस समय अपोजिशन में थे, हमारी सपोर्ट में थे। उन्होंने कहा कि किसी तरीके से छुड़वाओ, तो हमने छुड़वाया था।
और JKLF ने उसको एक ऑटो रिक्शा में बिठाकर उसके सैफुद्दीन सोज के घर में पहुंचा दिया। इतने डरे हुए थे हमारी सरकार से, यानी उनके तरफ झुकाव थी। और मैं तो पहले दिन से कहता था इसके साथ अलायंस कैसे कर लिया। हमारे लोग ये जो प्रतिमा है ना, हमारी इमेज दुनिया में, मुसलमान के साथ मिलकर के हमने सरकार बना ली और उसने पूरा घुसपैठ का काम किया। और आखिर में जब हमारे लोगों के पानी नाक के ऊपर चलने लगी, तब हमने गवर्नमेंट को त्याग किया था। आज भी जिन लोगों ने ये सारा हम लोगों को कहानी पढ़ाया कि ये करना है, हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है, ये सारी जो कहानी बताई, वो हमारे बीजेपी के जो पार्टी स्ट्रक्चर है, जो पदाधिकारियों के गिनती में है, उनको पूछना पड़ेगा, सफाई देना पड़ेगा। इतनी बड़ी भूल। आज जो कश्मीर में जो भी हुआ, थोड़ा कुछ हमने बचा लिया ये 370 को हटा के, और बिल्कुल अभी इसको चला रहे हैं हम यूनियन टेरिटरी के नाम पर। पूरी कंट्रोल है हमारी, कोई एक भी इंच नहीं। वहाँ स्कूलों खुल गए, ऑफिस खुल गए, सब खुल गए। ये सब बकवास कर रहे हैं ये लोग जो आज बोल रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। मेरा आखिरी सवाल आपको यही है कि ये जो पूरा मामला है सर, कश्मीर का भी 370 हट गया, ये 35 से हट गया, और मैं तो हर महीने जाता हूँ सर, 3-4 दिन हर महीने में रहता हूँ कश्मीर में। तो मैंने देखा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ग्राउंड सपोर्ट है नहीं, ना महबूबा के लिए ना ये अब्दुल्लास के लिए। ये अपने सर ये गुपकार रोड में रहते हैं और वहीं की इनकी छोटी सी दुनिया है सर, जिसकी जीरो वैल्यू है। मतलब आम आदमी बहुत परेशान हो गया इनसे। तो आपको लगता है सर, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है सर ये किसी प्रकार का एक मास्टर स्ट्रोक था सरकार का? क्योंकि 370-35 से हटा, इसको पहले हट जाना चाहिए था। चलिए देर आए दुरुस्त आए, अब हट गया है। डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव स्टेप सर? सरकार की नहीं है, ये पार्टी की है। पार्टी का दबाव बना रहा सर। पहले दिन ही हम चाहते थे ये हो जाए, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट का वोट का सवाल ही नहीं था सर। सिर्फ राष्ट्रपति का एक विज्ञप्ति थी और कुछ नहीं। वो भी मानने के लिए हम लोगों को समझाना पड़ा। और आखिर में सरकार को जब देखा ये महबूबा का, तो महबूबा की जो शर्म है उसको छिपाने के लिए करना पड़ा ये 370, परंतु 370 तो पहले से करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें ज्वाइन करा, इतना अपना कीमती समय हमें दिया। दोस्तों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मैंने बातचीत करी और डॉक्टर स्वामी ने हमें कई सारी चीज़ें बताई, किस तरीके से पाकिस्तान की मानसिकता है, पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है। 370-35 के ऊपर बात हुई और ये भी बात हुई कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों के दोनों, उनकी राजनीति लगभग कश्मीर में ख़त्म हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। आप हमारे साथ मिले, ये प्रोग्राम देखा, और आपकी तरफ से और मेरी तरफ से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।